हम डिस्कस कर रहे थे ये जो चैप्टर है कि एक अच्छा यूज़र इंटरफेस जब डिज़ाइन करते हैं तो क्या गाइडलाइंस या क्या ह्यूरिस्टिक क्या प्रिंसिपल्स या फैक्टर्स हैं जिनको आपने अप्लाई करना है वाइल डिज़ाइनिंग एन इंटरफेस। और हमने कुछ स्टडी किया था और हमने ये नंबर 5 पॉइंट तक 6 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा repeat कर लेते हैं ताकि फिर आगे कंटिन्यू करें लेक्चर को। सबसे पहला है स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। हमने देखना है कि क्या हमारा जो एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट है, जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है, उसमें उसकी कन्वेंशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका और उसका लेआउट हो सकता है, जो भी एट्रीब्यूट फॉर्म के लेआउट होते हैं और मेन्यूज़ के स्टाइल और हेडिंग्स, कलर कॉम्बिनेशंस एंड ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी में देखी जाती हैं, क्या हमारा एप्लीकेशन कंसिस्टेंट है। फिर हमने जो फ्रीक्वेंट एक्सपर्ट यूज़र्स हैं उनके लिए देखना है कि हमने कोई उनके लिए शॉर्टकट्स, कोई पैलेट्स या इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। हमने हर जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है यूज़र, जो भी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसकी कोई फीडबैक, उसका रिस्पॉन्स लेना है। फिर हमने ये देखा कि डिज़ाइन डायलॉग्स टू यील्ड क्लोजर मीन इंफॉर्मेशन को आस्ता आस्ता क्यूरोसिटी लेवल बढ़ा बढ़ा के थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक लेके चलना है। ये भी एक प्रिंसिपल है। ये नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आप डाल दें। ठीक है, ये अमूमन ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या एडवांस वेबसाइट्स हैं या डिटेल डिस्क्रिप्टिव होती है उसमें आस्ता आस्ता क्लोज होती है। ये नहीं कि आपने फॉर्म एम्प्लॉय का या आपने इंफॉर्मेशन व्यू करनी है तो आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट टैब लेके नेक्स्ट फॉर्म तक लेके जाएं। आप उसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं इनटू वन फॉर्म। ऑफर एरर प्रिवेंशन, एरर हैंडलिंग, मैंने इसका इसकी एग्जांपल भी दी थी लेक्चर में कि एरर प्रिवेंशन क्या होती है और एरर हैंडलिंग क्या है। दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एरर को प्रिवेंट भी करना है, सिस्टम को फॉल्ट और क्रैश होने से बचाना भी है। और अगर कोई यूज़र यूज़र जो भी इसको यूज़ करने वाला है उससे गलती हो जाती है, इनवैलिड पैरामीटर्स या एरर हो जाता है, तो उसको ना सिर्फ आपने कंट्रोल करना है बल्कि सिस्टम को क्रैश होने से बचाना है। नंबर 6 प्रिंसिपल है क्या इजी रिवर्सिबल ऑफ एक्शंस रखा हुआ है आपने अंडू फैसिलिटी। फिर आ जाता है नंबर 7 में आ जाता है सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है क्या जो आपकी एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, ऐप है, गेम है, वेबसाइट है, उसको यूज़ करते हुए यूज़र कंट्रोल फील कर रहा है, यूज़र अपनी कमांड फील कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए ज़्यादातर कि सिस्टम ही सब कुछ करे। ये देखना बड़ी गहरी बात है, मैं ज़रा समझा रहा हूँ। अब डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन होता है। तो यूज़र के हाथ में जब आप पावर या कंट्रोल या फीचर्स देंगे, कस्टमाइजेशन बेस्ड सारी चीज़ें, तो यूज़र ओनरशिप और कंट्रोल फील करेगा। तो अमूमन सिस्टम में ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन कंट्रोलिंग फैसिलिटी देती है कि यूज़र कमांड और कंट्रोल फील करे। अगर यूज़र अपना कंट्रोल फील नहीं कर रहा तो वो फिर ओनरशिप और ये चीज़ें इतनी नहीं लेता। रिड्यूस मेमोरी लोड, हमने रिकग्निशन का फीचर ख्याल करना है। रिकग्निशन और रिकॉल, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए दो अप्रोच होती हैं, या तो आप रिकग्नाइज करते हैं या रिकॉल करते हैं। रिकग्निशन ज़्यादा बेहतर होती है अगर आप कंसिस्टेंसी को अचीव कर रहे हैं या आपके लेआउट कंसिस्टेंट है, आपके फीचर रिप्रेजेंटेशन, कंट्रोल्स, नेविगेशन सपोर्ट, जहां आपके जिस तरह फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि यूज़र को वो चीज़ें रिकग्नाइज हो सके और वो उसको रिकग्निशन के फीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और एडवांटेज ले सके। ये सारी चीज़ें रिकग्निशन करनी है। फिर इसके प्रिंसिपल्स में आ जाता है आइटरेटिव डिज़ाइन। काफ़ी सारी कुछ चीज़ें आपने जनरल चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, तो ये देखिए छोटे-छोटे प्रिंसिपल्स हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन, अपने जो आप इंटरफेस या लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर ये आपने अप्लाई करने हैं, बजाय कि आप बाद में उसको टेस्ट कराएँ और ये चीज़ें ना हो। यूज़ आइटरेटिव डिज़ाइन। और जो आपका डिज़ाइन का प्रोसेस है वो इटरेटिव होना चाहिए। अगर वो इटरेटिव नहीं है और आप इसको डिज़ाइन करके सिंपल जो है आपने डेवलप कर दिया है या क्लाइंट के सामने दिखा दिया है, तो इस तरह नहीं। इटरेटिव का मतलब आप डिज़ाइन करें, आप क्लाइंट को दिखाएँ, उनसे सजेशन लें, इम्प्रूवमेंट करें, फिर आप अपने उसको इम्प्रूव करें डिज़ाइन को, फिर वैल्यूएट करें, फिर क्लाइंट से मीटिंग करें। तो इटरेटिव प्रोसेस सिर्फ डिज़ाइन का प्रोसेस या डिज़ाइन का इटरेटिव नहीं है। डिज़ाइन के अंदर फिर जो प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइनिंग के, यूज़ेबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, इंफॉर्मेशन डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, किसी अच्छी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए। याद है अगर आपको 5 फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि विजुअल विजुअल अफोर्डेंस होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट्स, विजिबल कंस्ट्रेंट्स, नेचुरल मैपिंग, फीडबैक इसमें भी आ रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, वो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए आप वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें फॉलो होंगी। और ये भी एक डिज़ाइनिंग का अच्छा प्रिंसिपल है कि लेस इज़ मोर।
यानी कीप इट सिंपल। और कीप इट सिंपल को माइंड रखते हुए कतन ये भी मकसद नहीं है कि सिंपल ब्लैंक फॉर्म ही होना चाहिए या वाइट स्क्रीन ही हो जाए और 2 बुलेट पॉइंट हो जाए या पूरे फॉर्म में सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन हो जाए। कीप इट सिंपल का मतलब ये होता है कि मेसी नहीं करना, कंजस्टेड नहीं करना आपने, ठीक है? और कंसाइज करना, ज़्यादा चीज़ें इन इनवैलिड एक्सट्रेनियस पिक्चर्स और गैर ज़रूरी एनिमेशंस और ये चीज़ें नहीं रखनी होती है, ठीक है? इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो कीप इट सिंपल को भी ध्यान में रखना है कि डिज़ाइन जो भी हो या इन्फॉर्मेशन जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ना हो कि वो फुली पेज पे फुली लोडेड इन्फॉर्मेशन हो और यूज़र जो है ना वो उसमें उस इन्फॉर्मेशन के जाल में खो ही जाए। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। स्पीक्स द यूज़र लैंग्वेज। जब भी आपने कोई कन्वे करना है, कोई प्रॉम्प्ट करके यूज़र को बताना है, कोई चीज़ कन्वे करनी है, तो यूज़र की अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है। ये नहीं है कि आप उसको जिस तरह कोई एरर आ जाए तो आता है एसक्यूएल नॉट फाउंड, होस्ट नॉट फाउंड और 404 एरर या कोई क्वेरी का सिंटैक्स, तो इस तरह की चीज़ें नहीं। आपने अगर इनवैलिड की है या यूज़र ने इनवैलिड पैरामीटर्स डाले, इनवैलिड कमांड डाली है, तो आप उसको सिंपल अपनी प्रिसाइज लैंग्वेज में, यूज़र की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, कर्टियस वे में आप कह सकते हैं प्लीज एंटर अगेन और सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस। यूजर को ब्लेम नहीं करना, सिस्टम को ब्लेम करना होता है मैसेज में कन्वे करना। तो यूजर्स को अपनी लैंग्वेज में, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लैंग्वेज में आप मैसेजेस एरर नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल इसने बताया हिट एनी क्यू टू कंटिन्यू, और भाई हिट तो नहीं है प्रॉपर वर्ड है ना, प्रेस एनी क्यू टू कंटिन्यू है, या जो आपने कमांड रखी, कीज रखी, उसके थ्रू रखा है। तो यूजर की लैंग्वेज, कोई फीडबैक देना है, कोई प्रॉम्प्ट मैसेज डायलॉग बॉक्स में देना है, तो वो उसकी लैंग्वेज। यूज एप्रोप्रिएट मैपिंग्स एंड मेटाफोर्स। जो चीज़ आपने कन्वेंशन, कोई मेटाफोरिक प्रेजेंटेशन से किसी फंक्शनैलिटी को दिखा रहे हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मेटाफोर क्या होता है, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को किसी आप आइकन इमेज से एक चीज़ का शो करा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि जिस तरह वर्ड पे कट है, कॉपी पेस्ट है, प्रिंटर है, तो वो शॉर्टकट मेन्यू बार में आप देखें उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन भी है। तो आपने वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी या कोई टास्क है उसको किस मेटाफोर से रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई चीज़ अगर हम दिखा रहे हैं, कोई फ्रेज दिखा रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन पेश कर रहे हैं, कोई फॉर्म में कोई फीचर्स दिखा रहे हैं, तो वो नेचुरल जो हमारी कल्चर में जो टर्म्स हैं या कन्वेंशन है उस तरीके का। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ कि एक यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था, लेट्स से उसमें बेशुमार एग्जांपल्स फ्लॉज थे। मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको मैंने कहा था कि 10 फ्लॉज निकाले, उसमें मोर 15 से ज़्यादा, मतलब 18 टू 20 फ्लॉज निकलते थे ईजिली। और उसको अगर डेप्थ में देखा जाए सिर्फ उन एट्रीब्यूट्स के अंदर कितनी फ्लॉज और प्रॉब्लम थे। तो अगर आप काम करने पे आए तो उस पर बेशुमार इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब मैंने बात की तो मेटाफॉर हर्ट भी कर सकते हैं, और बाजू का तो आप सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऐसी दिखाते हैं जिससे यूजर को समझ नहीं आ रही होती ये क्या चीज़ है, या ये साइन या आइकन ये किस पर्पस का दे रहा है। तो अगर लेट से आपने आइकन्स या मेटाफॉरिक प्रेजेंटेशन उस प्रॉपरली नेचुरल मैप नहीं किया हुआ और कॉन्सेप्चुअल मॉडल को यूज के अंडरस्टैंड करके नहीं दिखाई हुई कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी किसी मेटाफोर से दिखा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हर्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल भी दी थी कि जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट में जब आते हैं तो सामने लिखा हुआ है फायर एग्जिट। तो बेसिकली एक तो वो जो आप यूजर को मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, वो फायर एग्जिट नहीं होना चाहिए था, वो इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए था। जिस कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप हमारे डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारे फैकल्टी के ऑफिस, ये ऑफिस है, आप जो लॉबी में बाहर से एंटर होते हैं फ्लोर से, व्हेन यू मतलब स्टेयर से जब आ रहे हैं या नीचे वाले फ्लोर से जो ही हमारे डिपार्टमेंट है, तो सामने देखें टक्कर पे आप देखें, अगर आपको याद हो वहाँ पर लिखा होता है फायर एग्जिट। बेसिकली वो इमरजेंसी एग्जिट का एक डोर रास्ता बताया जा रहा है। तो फायर एग्जिट अगर लेट से अल्लाह ना करे कोई मिस हैप हो, तो फायर एग्जिट तो वहाँ पर का मतलब है कि इसका मतलब है कि यहाँ से आग नहीं गुजरना है, ऐसा तो कतई नहीं है। यहाँ तो इमरजेंसी एग्जिट है और एरो टुवर्ड्स राइट होना चाहिए, और इमरजेंसी एग्जिट अगर है तो वो ग्रीन से होना चाहिए, ना कि रेड कलर से। रेड कलर इज दैट कलर इज शोइंग सम डेंजरस और फॉर वो खतरे की अलामत। तो मैसेज जो है, आप देखें कि मैसेज जो एक एक सिंपल लैंग्वेज को यूज करके किया जा रहा है, वो जो लैंग्वेज है वो भी कितना एक डिस्ट्रैक्ट कर सकती है यूजर को और डिसीजन मेकिंग में। अब जाना बेसिकली इमरजेंसी एग्जिट में क्योस में उधर से जाना था शॉर्टकट, बेसिकली वो फिर वहां से गया नहीं क्योंकि लिखा हुआ है फायर एग्जिट। तो बंदा कहता है नहीं यहाँ से जाने, हालांकि जाना उधर से था। तो इमरजेंसी एग्जिट लिखा होता, ग्रीन से लिखा होता, एरो होता, और जहाँ पर एंड हो रही है
जो आपकी कॉरिडोर एंड हो रहा है वहां पर, जहाँ पर डोर है उसके पास भी एरो टुवर्ड्स पॉइंट किया जाता है। तो वहां पर भी अगर आप डोर में वो देखें तो वहां पर स्टेयर्स है, बेसिकली वो वहां पर डाउन स्टेयर एक स्लाइडिंग में होना चाहिए, क्योंकि स्टेयर में जब अफरा तफरी क्योस में हैपेजर्ड वे में जब लोग जाते हैं, स्टेयर्स को इसलिए अवॉइड करते हैं कि सब लोग जल्दी में जाते हैं तो कोई स्लिप हो गया तो सारे स्लिप होते हैं। इसलिए जो इमरजेंसी कॉरिडोर होते हैं वो आप समझ लें टुवर्ड्स डाउनवर्ड स्लाइडिंग तरफ होते हैं, ताकि लोग आराम से इजीली उसको जा सके। तो मेटाफोर जो है, या अगर आप प्रॉपरली नेचुरली मैप नहीं करेंगे तो ये कल्चरल नेचुरल मैपिंग में जो चीज़ यूज़ हो रही है तो वो यूज़र को डिस्ट्रैक्ट भी कर देगी और वो हर्ट भी हो सकती है। मेटाफोर कैन हेल्प और हर्ट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम फंक्शनैलिटी। ये सारी मैंने मिसाल आपको समझाई और दी। गुड ग्राफिक डिज़ाइन एंड कलर चॉइस, आप अच्छे ग्राफिक लेआउट्स का, कलर कॉम्बिनेशन का, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और रिसर्च ये कहती है कि कलर्स भी जो हैं, जो कलर्स भी है वो भी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट हो रहे होते हैं, यानी कलर्स भी इंफॉर्मेशन एक शो कर रहे होते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं, आप उसके साथ टैग कर रहे होते हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि यूज़ 5 टिल 7 कलर्स, यानी 5 से 7 कलर्स आप सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपका एक कलर जो है वो आपका एक होम पेज को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेट्स से एक कलर जो है वो आप उसका जो लोगो है कंपनी का उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आपका जो है जो फोरग्राउंड जो टेक्स्ट कलर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3, एक हेडिंग के साइज को कर रहा है 4, और एक लेट्स से मेन्यूज है आपने उसके साथ सॉर्ट किया है 5, एक आपने हाइपरलिंक कलर दिया, हाइपरलिंक का एक बाय डिफॉल्ट एक कलर होता है 6, और एक आध और कोई अगर आप सब हेडिंग देना चाहते हैं उसके साथ सॉर्ट। तो आपने ये 7 कलर लेट्स से इन कलर्स को इस्तेमाल किया, तो आपने इसके साथ इंफॉर्मेशन को आपने एसोसिएट किया, यानी इंफॉर्मेशन को आपने इसके साथ टैग कर दिया। यानी हर कलर, वो कहते हैं ना कि कलर्स भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जिस तरह आप कहते हैं रेड फॉर डेंजर है, ग्रीन फॉर ओके सिंगल है, जिस तरह इशारों में कलर्स होते हैं, और इसी तरह जिस तरह फूल होते हैं, फूलों के भी रंग हैं, और हर रंग का एक खास हर कलर के जो फूल है उसका भी एक अपना खास मकसद है। जैसे फॉरएवर, फॉर एग्जांपल रेड शोज फॉर अफेक्शन फॉर लव, और फॉर ब्लैक फॉर हेट्रेड, एंड वाइट फॉर पीस, एंड येलो फ्लावर फॉर आप समझते हैं फ्रेंडशिप है, एंड सेम गोज ऑन। तो इसी तरह जब सिस्टम में इंफॉर्मेशन आप दिखा रहे हैं और कलर्स के साथ भी उसको एसोसिएट और टैग कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो एक एसोसिएशन यूजर के माइंड में बन रही है। फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी आपको, से ये मिसालें दी हैं, एक होम पेज का कलर है, एक आपके लोगो का कलर है, मेन्यूज को आपने कलर से एसोसिएट किया हुआ है। तो मेन्यूज, सब मेन्यूज जिस तरह आ रहे हैं वो उससे एक थीम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपने लोगों को एक एक से दिया, आपने जो आपका जो होम पेज है या आपका जो बैकग्राउंड है आपने वो एक उसको एक कलर से एसोसिएट किया। फिर जितनी भी आपकी पूरी वेबसाइट आप उसी कलर से या बैकग्राउंड, ये ना हो कि एक में बैकग्राउंड कुछ और है, दूसरे में कुछ और बैकग्राउंड है, तीसरे में कुछ और है। जो उस पर टेक्स्ट है या आप उस पर फोरग्राउंड में आप टेक्स्ट दे रहे हैं, उसका उसको एक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक एसोसिएशन बन रही होती है। तो कलर्स का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है और अलाइनमेंट करनी है, वही ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट है, ये नहीं है। और बाज़ औक़ात डायरेक्ट अटेंशन जहाँ पर जिस चीज़ पर, जिस इंफॉर्मेशन पे, जिस फीचर पे है लेके जानी, आप उसको डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलाइनमेंट से आप कर सकते हैं, सो दैट यूजर कैन डायरेक्टली बी अटेंटिव टुवर्ड्स दैट पॉइंट और दैट इंफॉर्मेशन। आप उसको कलर से एसोसिएट कर सकते हैं, और वाइट स्पेस भी देनी चाहिए, डेफिनेटली बैलेंस की बात कर रहे होते हैं। तो ये गुड ग्राफिक डिजाइनर और कलर कॉम्बिनेशन, ये नहीं है कि आप अगर एक लेआउट है तो उसको फुल मेसी कर दें और शशके और कलर्स और एनिमेशन और ये सारी इफेक्ट डाल दें, ऐसा नहीं होता। तो ख्याल करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। गुड एरर मैसेजेस, ये भी एक प्रिंसिपल है। देखिए छोटे छोटे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, अब उसमें अब आपने ऐड किया, आपने अपडेट किया, आपने चेंज किया, आपने अलाइनमेंट किया, कोई फीडबैक और रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो हमेशा यूजर्स को पोलाइटली वे में आपने रिस्पॉन्स करना है। जिस तरह हम शुरू में आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाते तो आप कहते थे कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, प्लीज एंटर योर एज, प्लीज एंटर द प्लीज। तो कटियस वे में करना है, कभी ऐसे नहीं करना कि ये गलत इन्फॉर्मेशन डाली है, या पंजाबी स्टाइल में, या आपने इंग्लिश में भी जिस तरह ये कह रहे हैं कि फेटल एरर है या सिंटेक्स एरर है या नो कोडिंग। किसी भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्कीम में कभी भी एरर मैसेजेस प्रोवाइड नहीं करने। हमेशा आपने सिस्टम को ब्लेम करना है, यूजर को ब्लेम नहीं करना है। इस बात का क्या मतलब है?
फॉर एग्जांपल ये देखें, गुड एरर मैसेज में ब्लेम द सिस्टम नॉट द यूजर, इस लाइन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर एक यूजर जो है वो इनवैलिड पैरामीटर्स डालता है या इनवैलिड जरी बात है उसमें डाटा पुट करता है, तो अगर आप उसमें जब उसको प्रोसेस करने के बाद डायलॉग बॉक्स में प्रॉम्प्ट करते हैं कि इलीगल कमांड, तो ये एक अजीब सा एक वर्ड है। ये कहने को तो बहुत आसान सी बात है, मगर अगर आप उसको इस तरह मैसेज कहें कि सिस्टम डज नॉट रिकग्नाइज इट, प्लीज एंटर इन दिस फॉर्मेट या प्लीज एंटर इन दिस वे, तो अगर आप इसको कहें कि इलीगल कमांड या ये चीजें, तो ये आप यूजर को ब्लेम करें। तो हमेशा यूजर को ब्लेम नहीं करना, हमेशा एक जो सिस्टम है उसको ब्लेम करके आप यूजर को कटियस वे में निकालते हैं। नो द यूजर, यूजर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन करते वक्त। अगर आपने यूजर एनालिसिस नहीं किया, देखिए ये बात छोटी सी है, प्रिंसिपल टास्क एनालिसिस करते हैं। अब यूजर की जिन्होंने यूज करना है, उन्होंने किस किस ने यूज करना है, वो क्यों यूज करना है, उनका क्या इंटेंशन है, क्या मकसद है, उसके लिए क्या क्या फीचर्स, क्या क्या रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा यूजर एनालिसिस नहीं किया जाता, यूजर को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, यूजर कौन है, टारगेट ऑडियंस जिसको बोला जाता है, टारगेट जो आप समझ लें, जिस तरह इन टर्म्स ऑफ सिस्टम की बात करें, यूएमएल की बात करें, तो प्राइमरी एक्टर्स। अब प्राइमरी एक्टर का सिर्फ नाम लेना, ये स्टूडेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये विजिलेटर है, ये कर लेगा, वो सिर्फ काफी नहीं है। कि उसके क्या रोल्स होंगे या गोल्स होंगे, वो सिर्फ काफी नहीं है। उस बंदे को एनालिसिस करना, उसकी प्रोफाइल बनानी है, ये कौन है, क्यों है, क्या वजूहात है, उसका क्या लेवल है, उसकी क्या नॉलेज है, उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या मकासद है, ये बेशुमार सवालों के जवाब दे के यूजर एनालिसिस अगर अच्छा होगा, और तब कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअल मॉडल अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे तो डिजाइन में आपको हेल्प आउट होगी। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल का मकसद है कि नो द यूजर या यूजर एनालिसिस। तो हर पॉइंट के साथ एग्जांपल के साथ कि हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और 16 पॉइंट है, हेल्प द यूजर टू गेट स्टार्टेड विद द सिस्टम, मींस के व्हेन यू एनेबल द सिस्टम, व्हेन यू लॉग ऑन द सिस्टम, आपने उसको यूजर को कैसे एक सिस्टम में गाइडलाइन या एक वर्चुअल टूर होता है, आप उसको कैसे गाइडलाइन एक टूर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये आपने प्रिंसिपल्स आपने बताने हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। गिव द यूजर अ मेंटल मॉडल ऑफ द सिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रिंसिपल ये है कि ऐसा आपके सिस्टम ये फीचर में ये नहीं होना चाहिए कि वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं उपरू टीपटा बिचू हैदराबाद। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में नजर तो बहुत कुछ आ रहा है फीचर्स और शेष के, मगर जब डेप्थ में थोड़ा सिस्टम को एक्सप्लोर करता है एक एवेल्युएटर या एक्सपर्ट या यूजर भी, वो कहते हैं यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली आपने बंच ऑफ कपल ऑफ फीचर्स सिर्फ एक वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसको अच्छी तरीके से उसको वो फीचर्स एक्चुअली होने भी चाहिए और परफॉर्म भी कर रहे होने चाहिए। तो ये जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हमने देखा कि एक अच्छे यूजर इंटरफेस जब डिजाइन करते हैं तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक्सपर्ट यूजर्स के लिए कमांड होनी चाहिए, एरर प्रिवेंशन और एरर कंट्रोल। एरर प्रिवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इंफॉर्मेशन को, डाटा को, फीचर्स को, कंट्रोल्स, ऑप्शंस को कैसे किस तरीके से दिखा रहे हैं कि यूजर कम से कम गलती कर सके, सिस्टम में एरर्स के चांसेस कम से कम हो, और अगर हो जाए तो उसको अपने कंट्रोल करें, यूजर कंट्रोल फील करे, हमेशा इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें नेक्स्ट लेवल पे, एरर कंट्रोल करें, फीडबैक प्रोवाइड करें। इट मस्ट बी इजी टू रिमेंबर, जो यूजबिलिटी का प्रिंसिपल था, सिस्टम मस्ट बी इजी टू रिमेंबर। तो जो रिमेम्बरेंस की जो है वो यूजर की, जब आप एसोसिएशन करा रहे हैं, कंसिस्टेंट है, एक एक तरीके से चल रहे हैं, तो वो रिमेम्बरेंस भी यूजर की आ रही होती है। अच्छा ये इसमें ऐसे था, इसमें इस तरह था, इस पेज पे तो ऐसे है तो नेक्स्ट पेज भी ऐसे होगा। यूजर की लैंग्वेज है, अप्रोप्रिएट मैपिंग्स होनी चाहिए, मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू कल्चर और इसके मुताबिक होनी चाहिए, एरर मैसेज पोलाइट और फ्रेंडली यूजर वे में होने चाहिए। और दैट्स इट। ये वाला टॉपिक जो था ये प्रिंसिपल्स की बेस पर था। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है कोई चीज़ें पढ़ते हैं और आस्ता आस्ता उसकी जो कोई चीज़ें जो आगे कोई प्रैक्टिस की चीज़ होगी या कोई और चीज़ें जब आएंगी तो वो भी मैं ब्रीफ करूँगा। और अभी लेक्चर एंड नहीं हुआ, अभी तो कहते हैं पार्टी शुरू हुई है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और उसको जो है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अच्छा जी, ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन पे। अब इससे जो पहले चैप्टर था वो था कि एक
जब डिज़ाइन करते हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स या क्या ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करते हैं, और जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, जब आप एक सिस्टम को बना लेते हैं, तो फिर उन्हीं प्रिंसिपल की बेस पर आप इवैल्यूएशन करते हैं, उन्हीं की बेस पर आप इवैल्यूएशन करते हैं, और वो देखते हैं कि कितने फुलफिल हो रहे हैं और कितने फॉलो हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे, ये चीज़ें देखते हैं। और उससे पहले जो हमने पढ़ा था कि डिज़ाइन की चीज़ें क्या हैं और डिज़ाइन की बेसिक डेफिनेशंस क्या है, डिज़ाइनिंग के अप्रोचेस क्या हैं, और ओके जी, नेक्स्ट जो है अभी हमारा ये जो चैप्टर है वो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। जब आपने इंफॉर्मेशन अब दिखानी है, वो तो था कि लेआउट ऐसा होना चाहिए कि फीडबैक होनी चाहिए, लेआउट ऐसा होना चाहिए कि एरर प्रिवेंशन होनी चाहिए, और एरर मैसेजेस पोलाइटली होने चाहिए, फ्रीक्वेंट यूजर होने चाहिए, यूजर को कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर कंट्रोल फील करे, यूजर कमांड फील करे, यूजर ओनरशिप फील करे, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, लेआउट होने चाहिए, प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए। ये था कि लेआउट। अब है कि जब इंफॉर्मेशन आप जो भी इंफॉर्मेशन आप दिखाना चाह रहे हैं, जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और वो क्या चीज़ें हैं, और ये भी प्रिंसिपल्स को स्टडी करना या देखना ये भी इम्पोर्टेंट है। और एट द एंड अभी ज़री मतलब 2-3 ही चैप्टर रह गए आपके पास अभी, डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली 5-6 लेक्चर्स हैं, तो इजीली वो चैप्टर्स भी हो जाएंगे, कुछ टास्क प्रैक्टिस भी करेंगे, छोटी मोटी जो है किसी वेबसाइट की जो प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूरिस्टिक है या यूजिबिलिटी प्रिंसिपल है, वो देखेंगे, कुछ आप डिज़ाइन भी करेंगे होम पेज, या आप जो जो कोर्स की जो कैटलॉग है, लेक्चर्स के लिंक हैं, ये चैप्टर वाइज है, तो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होगी, और आखिर में एक आपको एक मेजर एक टास्क मिलेगी कि आप एक अपनी वेबसाइट जिसमें आपके प्रोफाइल, सीवी, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जनरेट होंगी, तो वो सो दैट कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें और प्रिंसिपल्स और डिज़ाइनिंग की ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकें। हर बंदा अपना अपना करेगा, तो वो चीज़ें इससे रिलेटेड एट द एंड चलेंगी। तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन की बात करें कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हमने जब कॉन्सेप्चुअल मॉडल देखा, क्योंकि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है तो कंसेप्चुअल मॉडल की बेस करता है। कंसेप्चुअल मॉडल आपको समझ आ गया है कि कंसेप्चुअल मॉडल का मतलब है कि यूज़र के माइंड में क्या है, कि सॉफ्टवेयर के हवाले से वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे उसका डिज़ाइन होगा, कैसे सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये यूज़र का कंसेप्चुअल मॉडल है। जब आप प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड करते हैं तो कंसेप्चुअल मॉडल को आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। जब कंसेप्चुअल मॉडल या प्रॉब्लम डोमेन आप क्लियर कर चुके होते हैं तो आप उसके डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, तो डिज़ाइन में विजिबल यूजर इंटरफेस मॉडल आ जाता है, और उसमें इंफॉर्मेशन जब आप प्रेजेंट करते हैं तो इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे और फिर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होंगे, ये चीज़ें देखते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म से मतलब है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगी, मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह आप दिखा रहे हैं, विजुअल मेटाफोरिक दिखा रहे हैं, या आप इसको किस तरह कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपकी क्या क्या होंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसने मिसाल दी कि अगर प्रेजेंट जब आप कर रहे होते हैं तो स्क्रीन स्पेस बड़ी वाइटल होती है, जिस तरह आपकी एक स्लाइड है या बोर्ड है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सो दैट द स्पेस इन द यूजर्स माइंड। फॉर एग्जांपल ये जो इसने बात की कि स्क्रीन स्पेस इज वेरी प्रेशियस, सो इन स्पेस इन द यूजर माइंड, कि यूजर का भी जो सोचना है। और स्टूडेंट्स माशाल्लाह अभी देखिए 25 मिनट्स हो गए लेक्चर को, और अब आस्ता आस्ता स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि अब देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्लास की देखें कि 15 स्टूडेंट है, 16 है, तो एक मुझे निकाल के देखें 15 स्टूडेंट, अभी 15 स्टूडेंट में से अभी एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद बिलाल शाहिद साहब, लैंड फरमाए हैं। तो ये हाल है कि अवाम लेक्चर ठीक है, तो वो खुद ही टास्क में, लाइव टास्क में, कुछ किसी चीज़ में वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और खुद फील करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। सो जो अगर हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई पॉइंट है, तो जब तक आपकी 4:30 क्लास नहीं होती, यू हैव टू बी देयर, तो सो दैट आप अपना उसको देख सकें। तो स्क्रीन स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जो जब अगर आप यूज़र का कंसेप्चुअल मॉडल अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यूज़र को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उसके माइंड में भी एक स्पेस होती है कि चीज़ कैसे दिखेगी, कैसे होगी। अभी आप देखें, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर लेट्स से आप घर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो क्या करते हैं कि यूज़र को रीड करते हैं कि वो क्या चाह रहा है, उससे उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, सो दैट द डिज़ाइनर, जो ड्रेस डिज़ाइनर है या आप इवेंट प्लान कर रहे हैं, तो वो चाहते क्या हैं, ना कि अपनी मर्जी थोप दी ये,
ठीक है, उनके पास एक लेआउट है, कैटलॉग बुक है। तो इसी तरह जब आप एक एक सॉफ्टवेयर के फीचर्स और इंटरफेस दिखा रहे थे, तो एक अच्छा जो डिज़ाइनर है, डेवलपर की बात नहीं कर रहा, डिज़ाइनर है, वो यूज़र से भी एक आइडिया, एक थीम या डिस्कस करता है, या उसको थोड़ा-सा एक आइडिया, एक एक यूज़र कहते हैं यार मुझे थोड़ा-सा 1-2 इसकी टेम्पलेट या थीम बना के दिखाओ। ये नहीं कि पूरी साइट बनाई, आपने एक होम पेज लेआउट और थोड़ा-सा उसके मेन्यूज़ की थीम कैसे हुई और जिस थीम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह की उसकी ऑर्गनाइज़ेशन है, जिस चीज़ के वो बिज़नेस प्रोडक्ट को कर रहा है, उससे रिलेटेड उसकी एक शो करना, लोगो डिज़ाइन करना, ये बड़ी क्रिएटिव काम होता है, बड़ा एफर्ट तलब काम होता है, ये आसान नहीं होता। तो फिर आप क्लाइंट से भी डिस्कस करते हैं। सो जो ये चीज़, ये सेकंड स्लाइड इसलिए बताने जा रही है कि देखें कि अगर कोई चीज़ है, कोई आप सिस्टम देख रहे हैं, तो माशरे में किस तरह के सॉफ्टवेयर बनेंगे। अगर आप कोई सिस्टम बना रहे हैं, वो नया तो नहीं है। दुनिया में कितने लोगों ने इस तरह की प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, गेम्स, ऐप बनाए हैं। आप दुनिया में वाहे तो नहीं है जो लेके आए हैं। आप तो उसमें कोई नई एनहांसमेंट, कोई फीचर कर लें, बड़ी बात है। तो अगर जो प्रोफेशनल भी लोग डेवलप करते हैं, तो वो भी आइडियाज़ देखते हैं कि कैसी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, उसकी फीचर्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे दिखाई जा रही है, कैसे लेआउट है, कंट्रोल्स कैसे। तो ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर देना आपने। आपने आइडियाज़ वहाँ से लेने हैं, अच्छी थीम एक आप बता रहे हैं, ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को आप लेके एक्सट्रैक्ट करके आप मर्ज कर सकते हैं। तो यू कैन गो टुवर्ड्स डिफरेंट 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 यस डिफरेंट चीज़ों से आप ऐप ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो है आइडियाज़ नहीं बनाने चाहिए। टीचर्स की बात टीचर्स के लिए, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या मतलब कि आप अगर एक बना लेंगे तो फिर उसी की तरह चलेंगे। ठीक है, ये भी कुछ लोग करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपनी अपनी मंतक है। बट अच्छे टीचरों से, या ये नहीं कह रहा अच्छे टीचरों, बल्कि इसको मैं तस्हीह कर देता हूँ, हर टीचर से कुछ अच्छी बात जो आपको फील हो रही है वो एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए, तो वो अपने अंदर अप्लाई करनी चाहिए। तो हमेशा किसी की आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी लगेगी, किसी का पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा लगेगा, किसी का नॉलेज लेवल, एक्सपर्टीज, क्लास कंट्रोल, मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स को टैकल करना, प्रैक्टिकल काम कराने की अप्रोच एंड सो ऑन। तो आप पिक कर सकते हैं, आप अंदाज पिक कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम डेफिनेटली, मुझे 16 इयर्स पढ़ाते हुए हो गए हैं और प्रोफेशनल इन दिस फील्ड है, तो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। डेफिनेटली फिर बाद में शेयर भी करते हैं, लोग कॉपी करते हैं स्टाइल, अंदाज को कॉपी करते हैं, पढ़ाने के अंदाज को करते हैं, और ये कई दफ़ा हो चुका है। बल्कि मेरे कुछ और ऐसे स्टूडेंट भी सीनियर हैं, जब वो उनके पास कोई जॉब करने जाता है, तो वो बाज़ का वो करते हैं, यार हमारे टीचर के साथ आपका एक आइडिया लिंक मैच हो रहा है। तो वो कहते हैं जी यार नाम बताएं, वो दोनों पार्टीज बता रही होती है कि मेरे ये तो टीचर है, तो वो स्टूडेंट्स ही निकल आते हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज निकल आते हैं, या मेरे कुछ स्टूडेंट निकल आते हैं। तो इस तरह भी होता है, जब आप किसी का एक्सप्रेशन, किसी का स्टाइल, किसी का अंदाज, जिस तरह मैंने आपको लाइव कोर्स भी पढ़ाया हुआ है, या लाइव आपके लेक्चर्स भी हो रहे हैं जिसमें आप सीन है, तो आप उसको एक चीज को कैरी करने का तरीकेकार को भी, अप्रोच को भी लेके चल रहे थे। तो जब वो इतना फेमस होता है, या वो इतना लोगों के जहन में बैठ चुका होता है, जब वो, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, मैं आपको रूल को रिपीट करता हूँ कि एक रूल था वो जेस्टर लॉज में, कि जब इस तरह का आप एक्शन किसी के सामने होते हुए देखे और वो जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो आप उससे एक समरी, एक नरेट कर सकते हैं। अगर आपको वो रूल याद ना हो तो मैं आपको रिपीट करता हूँ कि इफ असलम ड्राइव्स वेरी फास्ट, तो हम उससे इस एक्शन से क्या एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक रिजल्ट वो ये कर सकते हैं कि ही और शी, डेफिनेटली ही इज रशिंग फॉर द एग्जाम और फॉर द पेपर। तो डेफिनेटली हमें ये पता है कि यार ये जब भागम भाग दौड़ 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 में हो रहा था, ये क्लास लेट है या पेपर होने वाला है, तो ये भाग रहा है। तो इसी तरह जब कोई वो चीज उस तरह रिप्रेजेंट करता है, उस एक्शन, उस वे में, तो आपको इसी तरह लग रहा होता है कि यार ये तो इस तरह का अंदाज इस टीचर का था, इस तरह था, तो क्या उससे रिलेटेड है। तो हमेशा ये देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट देखनी है। ऑब्जेक्ट्स में कोई चीज़ भी हो सकती है। ये जो ऑब्जेक्ट उसने रिप्रेजेंटेशन दी है, जब आपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है किसी एक पेज पर, किसी एक फॉर्म में, तो आप उसका हेडर, फुटर और जो रूलर है, आपने ग्राफिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ है, रूलर आप अलाइनमेंट, मिडल वगैरह सब बना के फिर देखते हैं कि हेडर, फुटर तो खत्म हो गया। फुटर में तो आपकी कॉपीराइट्स और फैक्ट्स और कॉन्टेक्ट्स और सब मेन्यू आएंगे। हेडर में लोगो शोगो आपका मेन्यूज आ जाएंगे, और जो बीच में स्पेस रह जाएगी, जो बीच में स्पेस रह जाएगी, वो फिर आपने देखना है कि उसमें ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकती है। वो इमेज है, वो पिक्चर है, वो डिस्क्रिप्शन है, वो फॉर्म है, वो कोई फीचर्स है, किस तरह दिखाना है, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे करना है,
तो वो सारी जो हमने देखा था कि ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट टुगेदर, या जो फिर उसकी सीक्वेंसिंग और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखने ये कैसे है। फिर जब आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसको डिजाइन में दिखा रहे होते हैं, तो ये चीज देखनी है कि हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब है कि all the elements that presented in an interface must be fit together। वो लग रहा हो कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी इंफॉर्मेशन है, वो फीचर है, वो उसी जगह के लिए है और वो उसके साथ एक रिलेट कर रहा है। हार्मनी का मतलब होता है एफिशिएंट, क्लोजनेस, एक लिंक, एक ताल्लुक। अब ये ना हो कि बाज़ बात इंफॉर्मेशन आप ऐसे दिखा रहे हो और जो फीचर कुछ ऐसे दिखा रहे हो, उसका आपस में कोई लिंक ही नजर ना आ रहा हो, कोई उसका तसलसल ही ना आ रहा हो। तो जिस तरह जब आप प्रेजेंट करते हैं, आप कुछ स्लाइड में डाटा दिखा रहे होते हैं, उसका लिंक ही कोई उसकी उस पॉइंट के साथ नहीं हो रहा होता, और या स्लाइड कुछ और चल रही है, आप प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं। अब लेट से मैं स्लाइड ये सामने मैंने रखी, ये बेसिक प्रिंसिपल है इंटरफेस डिजाइन के। जब आपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, यू आई मीन यूजर इंटरफेस, तो जो आप यूजर इंटरफेस डिजाइन भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और जब उसको डाटा को दिखा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन को जब आपने दिखाना है, तो ये मेजर प्रिंसिपल है। अब स्लाइड ये और मैं बातें ऊपर की कर रहा हूँ, तो यूजर कहेगा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है, ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए कि हार्मनी होनी चाहिए, जो इंटरफेस पे जो भी कंपोनेंट्स हो, जो इन्फॉर्मेशन दिखाएं, वो स्मूथली फिट इन होने चाहिए। वो उसकी वहां पर आपको पता हो कि ये जगह मूवमेंट फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, लेट से एक पेज से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, या एक पेज में दो कॉलम में है, आप एक या टैब वाइज आपने फॉर्म बनाए हुए हैं, तो एफर्टलेसली होने चाहिए। तो लोगों को या यूजर को ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि ये आप किस दुनिया में आ गए, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा पेज है, कि यहाँ पर तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन थी, अब यहाँ पर कैसे होगी ये। तो एफर्टलेसली होने चाहिए। और जो भी आपके उस इंफॉर्मेशन आप उसको दिखा रहे हैं, जो भी आप जो उसमें चीज दिखा रहे हैं, वो प्लेजेंट फील हो, वो आईज को अच्छा लगे, भला लगे। ये ना हो कि वो चुभे और वो यूजर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो। जिस तरह देखिए आप इंटरफेस ले और या वेबसाइट्स में अगर आप बात करें, तो जो ज्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव नजर आ रही होती है और रंग बिरंगी किस्म की होती है, यूजर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वो सिर्फ कुछ चंद यूजर है जिनको वो चीज पसंद होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि शलवार कमीज ठीक है, कुर्ता शलवार लोगों को पसंद होता है, मगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये इस तरह के नीले, पीले, रेड कुर्ते, हरे कुर्ते, तोतिए कलर के, रेड कलर के, इस तरह के कलर जो शौक कलर है, वो कुछ स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये शौक कलर या इस तरह की कलरफुल चीजें हैं, वो जारी बात है ऑपोजिट जेंडर गर्ल्स को ज्यादातर सूट करती है, बट इस तरह के कुछ लोग होंगे उनको सूट कर रहे होते हैं। मगर वेबसाइट्स कभी भी इस तरह की ग्रीन का बना दे, रेड का बना दे, कहीं ब्लू दिखा, ऐसा कतन नहीं होता भाई। जो ग्रेसफुल और ले और लुक एंड फील और उसकी जो कलर कम्बिनेशन है, वो बड़ा डिसेंट और बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए, बड़ा वेल डिजाइन होना चाहिए, और कभी कतन ऐसा नहीं होता। हमेशा अगर आप इसकी विजुअल में जरा भी स्लाइड भी चेंज करें, फॉर एग्जांपल एक पेज है और आप उसको देखें कि एक उसका जो आपने बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है, मतलब ग्रीन में भी अगर आप शेड देखें, क्योंकि कलर्स पे इसके बाद चैप्टर 1 शुरू होना है, तो कलर की भी एक इन्फॉर्मेशन, कलर्स के साथ कैसे इन्फॉर्मेशन को टैग करते हैं, कैसे एसोसिएट करते हैं, वो भी चीज़ बड़ा लेक्चर बड़ा मजे का है। और कैसे इन्फॉर्मेशन कलर्स के साथ शो की जाती है और उसको यूजर को बताया जाता है उस कलर्स के साथ एसोसिएट करके। तो अगर आपने ग्रीन में मल्टी डिफरेंट ग्रीन्स के शेड हो सकते हैं, उसका एक हेक्साडेसिमल कोड भी होता है। अगर पेज को उसके बैकग्राउंड कलर उस कोड के साथ, और फिर अगर नेक्स्ट पेज में वो कलर कुछ और आप चेंज कर दे उसी ग्रीन के अंदर कुछ हो, तो जो स्लाइड विजुअल जो चेंज है, वो भी यूजर को असरअंदाज और अफेक्ट कर रही होती है कि यहाँ पर क्या है विजुअल चेंज। अगर आप मेन्यूज को एक पेज में यहाँ पर दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, एक में फिर वर्टिकल, बंदा कहते हैं यार ये नेविगेशन बोर्ड आपने फ्रंट पे रखी, हेडर टुवर्ड साइड पे रखी, नेक्स्ट पेज पे जाए तो वो है नहीं। तो जो विजुअल चेंज है, स्लाइड विजुअल इफेक्ट है, वो भी यूजर को नोटिस हो रही होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट को अचीव करना बड़ी मुश्किल। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हम इसका सिर्फ मतलब देख लेते हैं। और आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कुछ अगर मैंने ये यूज़र इंटरफेस जो गाइडलाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हमने देखे, और एवेल्यूएशन की हमने कोई चीज़ देखी, और अगर कोई चीज़ उस पर मुझे टास्क देनी हुई, तो मैं आपको असाइनमेंट पे पोस्ट कर दूंगा, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, और वो
आप चीज़ को कर लेंगे कि क्या तरीका कार है कैसे। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जब आपने ये इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करने के प्रिंसिपल्स हैं, कि जब आप इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करें, तो वो ऑर्गेनाइज़, इकोनोमाइज़ और कम्युनिकेट, और हर देखें आप ये देखें, हर एक प्रिंसिपल के अंदर उसके सब पॉइंट्स और सब प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, और हर एक का फिर आप देखें ये डिटेल में मतलब है, उसकी एग्ज़ाम्पल है, डिस्कशन है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर हैं, ये डिज़ाइनिंग के हवाले से प्रिंसिपल्स और ये चीज़ें, इन चीज़ों को देख-देख के और इनको फ़ॉलो कर के एग्ज़ाम्पल को आपने चीज़ मैप करनी होती है। तो इंशाल्लाह ये जो यूज़र इंटरफ़ेस के डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गेनाइज़, इकोनोमाइज़ और कम्युनिकेट, लफ्ज़ी मतलब मैं शेयर कर देता हूँ सो दैट आप वीकेंड पे लेक्चर्स को देखते हैं या और भी चीज़ें देखते हैं। ऑर्गेनाइज़, प्लान एंड ऑर्डर का मतलब होता है, इकोनोमाइज़ का मतलब कि चीज़ों को किस किस एक्सेस लेवल तक आपने दिखाना है, अ, मतलब ज़्यादा चीज़ें तो नहीं दिखानी सर। कम्युनिकेट में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स के अंदर आती हैं, जब आप इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो इन ऑर्गेनाइज़ में, तो ऑर्गेनाइज़ के अंदर जाएँ तो ये कंसिस्टेंट लेआउट, रिलेशनशिप, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें इसमें अंदर आ जाती हैं। और इकोनोमाइज़ में अगर आए, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इकोनोमाइज़ में है तो सिंपलिसिटी रखना है, मेसी नहीं रखना, क्लियर रखना है, एम्फसाइज़ करना है। कम्युनिकेट में जाएँ, तो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट कर रहे हैं, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेक्स्ट है, वो कोई इमेज है, वो रीडेबल होना चाहिए, नोटिसेबल होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट, उसका जो मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन को सिंबल है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यूज़र को अंडरस्टैंड होना चाहिए, और कलर्स का इस्तेमाल है, वो भी कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से इन बेसिक प्रिंसिपल से आगे लेके चलेंगे लेक्चर को, और पढ़ेंगे, ये चीज़ें देखा करें, पढ़ा करें, आपके पास स्लाइड्स हैं, लेक्चर शेयर किए होते हैं, तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और साथ-साथ चीज़ें समझने, सीखने को मिल रही होती हैं। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर, और अप्रॉक्सिमेटली ये 38-39 मिनट्स का लेक्चर है, और अभी ये सून लेक्चर एंड हो जाएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से देखेंगे और इस लेक्चर को स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनाइज जब करना है, क्योंकि वो डिटेल होगा, वो तकरीबन ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं, और आगे कलर्स का भी आएगा, चैप्टर शुरू करेंगे, उसको डिस्कस करते करते ठीक ठाक टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे, और जहाँ पर डिस्कशन है, एग्जांपल्स हैं, आइडियाज़ शेयर करने हैं, जहाँ पर थोड़ी सी कोई टास्क करानी है, तो वो चीज़ें हम करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कल परसों तक जो है ना, एक छोटी सी टास्क, ये जो हमने ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़े, फिर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ेबिलिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, उसके साथ कोई एसोसिएटेड मैं कोई टास्क होगा कि देखें कि अगर लेट्स से ये एक क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन को तो अभी हम नहीं देख सकते, कोई साइट की एग्जांपल लेंगे, उसके साथ देखा जाएगा कि ये प्रिंसिपल्स मैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या इस पे ये चीज़ें फॉलो हुई हैं नहीं हुई। तो ये ज़रा देख के बताएं कितनी फॉलो हो रही हैं, और वो रिपोर्ट एक तैयार करें, छोटी सी असाइनमेंट होगी बट मज़े की होगी। दैट इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड जनरेट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।